अस्सलाम वालेकुम। आज बेटा हमारे पास जो टॉपिक है वो है चैप्टर नंबर 19 के शॉर्ट क्वेश्चन फ्राम क्वेश्चन नंबर 19 टू क्वेश्चन नंबर 26 और इसी के साथ चैप्टर नंबर 19 के 27 शॉर्ट क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो जाएंगे इस लेक्चर के साथ। तो पहला सवाल है कैन पेयर प्रोडक्शन टेक प्लेस इन वैक्यूम एक्सप्लेन, कि क्या पेयर प्रोडक्शन जो है वो वैक्यूम में वाकई हो सकती है कि नहीं हो सकती, तो उसको एक्सप्लेन करना है। पेयर प्रोडक्शन के लिए ज़रूरी है कि हमारे पास एक हैवी न्यूक्लियस मौजूद हो ताकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है उसकी वायोलेशन ना हो, वो फिलफिल हो दोनों। तो उसके लिए वैक्यूम में कोई न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता, तो इसलिए हम वैक्यूम में पेयर प्रोडक्शन अक्कर नहीं कर सकते क्योंकि न्यूक्लियस की गैर मौजूदगी में ये प्रोसेस वाकई नहीं हो सकता। अगर ये प्रोसेस वाकई हो जाए तो तब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस की वायोलेशन हो जाएगी, जो कि पॉसिबल है नहीं है। नेक्स्ट वन है इज इट पॉसिबल टू क्रिएट अ सिंगल इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनर्जी एक्सप्लेन, क्या एनर्जी से सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस किया जा सकता है, तो इसका आंसर भी नो में है क्योंकि जितने भी आपके पास न्यूक्लियस के फिनोमिना है एटम लेवल पे, सब एटॉमिक लेवल पे फिनोमिना हैं, उनमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम फुलफिल होने चाहिए। अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन पैदा हो जाए तो फिर वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की वायोलेशन है कि दुनिया में एक चार्ज नया पैदा कर दिया गया जो कि मुमकिन नहीं है, तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की वायोलेशन की वजह से पॉसिबल नहीं है। इफ एन इलेक्ट्रॉन एंड अ प्रोटॉन हैव द सेम डी ब्रोगली वेवलेंथ which particle has a greater speed, अगर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों डी ब्रोगली बराबर वेवलेंथ रखते हैं तो किस पार्टिकल की स्पीड ज्यादा होगी। लैम्डा इज इक्वल टू एच और पी, पी जो होता है वो एम वी के इक्वल होता है मोमेंटम। अब यहां से हम देखें तो मेरे पास वी उधर ले जाएं, लैम्डा नीचे ले आए तो वी इज इक्वल टू एच ओवर एम वी। यहां से गौर करें तो हमारे पास वी इज इक्वल टू एच और एम वी, यानी कि वी लैम्डा का क्या है, इन्वर्सली है। तो अब हमने बताना है और वी लैम्डा के भी इन्वर्सली है और वी जो है वो एम के भी इन्वर्सली है। बताना है कि स्पीड किसकी ज्यादा होगी जब डी ब्रोगली वेवलेंथ दोनों की क्या है, सेम है। जब आपके पास लैम्डा सेम हो गया तो वी जो है वो लैम्डा पे तो डिपेंड नहीं करेगा, अब वी डिपेंड करेगा मैस पे। मैस इलेक्ट्रॉन का कम होता है तो उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी और प्रोटॉन का मैस ज्यादा होता है तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, कम। जिसका मैस कम होगा उसकी वेलोसिटी ज्यादा, जिसका मैस ज्यादा होगा उसकी वेलोसिटी कम। ये क्योंकि वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मैस के, अगर मैस बढ़ेगा तो वेलोसिटी उसी तरह कम हो जाएगी। नेक्स्ट वन है कि व्हाई डू नॉट नोटिस डी ब्रोगली वेवलेंथ फॉर पिच्ड क्रिकेट बॉल, एक्सप्लेन व्हाई। इस का सवाल यह है कि क्रिकेट बॉल के लिए आप डी ब्रोगली वेवलेंथ को क्यों प्रैक्टिस नहीं कर सकते, क्यों नोटिस में नहीं ला सकते। उसकी वजह यह है कि हमारे पास जो एज है ये प्लांक्स कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू वेरी स्मॉल है, 6.63 मल्टीप्लाई 10⁻⁻34। मैस अगर बॉल का पुट करें तो हम इस चैप्टर में बुलेट का मैस पुट करके देख चुके हैं 20 ग्राम के, हमारे पास आंसर जो है वो वेरी स्मॉल आता है, वो इतना स्मॉल आता है 1 मल्टीप्लाई 10⁻⁻34 लैम्डा का जवाब आ जाता है, जो कि पॉसिबल है नहीं है कि जिसके जरिए हम ये कर सके कि उसको प्रैक्टिस कर सके, नोटिस कर सके। तो पीच क्रिकेट बॉल के लिए इस लैम्डा की वैल्यू इतनी स्मॉल आ जाती है कि जो कि नोटिसेबल है नहीं है, ना उसकी डिफ्रैक्शन देखी जा सकती है, ना रिफ्लेक्शन देखी जा सकती है, ना उस खुद को नोटिस में लाया जा सकता है। तो इसलिए पीच क्रिकेट बॉल के लिए ये डिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन और ये लैम्डा इतना स्मॉल है कि उसको नोटिस में नहीं लाया जा सकता, उसको प्रैक्टिस नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट वन है कि इफ द फॉलोइंग पार्टिकल ऑल हैव द सेम एनर्जी, ये 3 पार्टिकल दिए गए हैं उनकी सेम एनर्जी है, विच हैज द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, इलेक्ट्रॉन, अल्फा पार्टिकल, न्यूट्रॉन, किसकी वेवलेंथ सबसे शॉर्ट होगी। जबकि तीनों पार्टिकल दिए गए हैं इलेक्ट्रॉन, अल्फा पार्टिकल और न्यूट्रॉन। बेटा ये है कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1 और 2 mv का स्क्वायर। दोनों साइड पे हमने ऐसा किया कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1 और 2 mv स्क्वायर या एनर्जी इज इक्वल टू 1 और 2 mv स्क्वायर, दोनों साइड पे हमने m से कर दिया मल्टीप्लाई। जब m से मल्टीप्लाई किया तो अब हमारे पास ये 2 डिवाइड हो रहा था, ये भी मल्टीप्लाई कर दिया तो 2em इज इक्वल टू m स्क्वायर v स्क्वायर, दोनों साइड पे अंडर रूट लिया। ये जो मेरे पास एम वी होता है ये पी के इक्वल होता है, तो एम स्क्वायर वी का स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, पी के स्क्वायर के। तो यहाँ से पी निकाले तो 2e m का अंडर रूट आ जाएगा। अब हम जैसा कि जानते हैं कि लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर पी डी ब्रोगली इक्वेशन के अकॉर्डिंग, तो लैम्डा इज इक्वल टू
आपके पास एच और पी की आपने वैल्यू पुट कर दी 2em अंडर रूट के साथ। अब यहां से देखें तो हमने अलग कर दिया, एच और 2e अलग करके लिख दिया, लैम्डा और m अलग करके लिख दिया। तो यहाँ पे एच भी कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है और आपकी बुक की स्टेट के अकॉर्डिंग एनर्जी तीनों की सेम है। तो एनर्जी भी इस केस में क्या हुई है, कांस्टेंट। तो ये कांस्टेंट था, ये कांस्टेंट खत्म किया तो लैम्डा इनवर्सली आ गया 1/m के अंडर रूट के। तो यहाँ से ये पता चलता है कि जिसका मैस ज्यादा होगा उसकी वेवलेंथ शॉर्ट होगी और जिसका मैस कम होगा उसकी वेवलेंथ क्या होगी, लॉन्गर होगी। तो यहाँ से अगर आप देखें तो इलेक्ट्रॉन, अल्फा पार्टिकल और न्यूट्रॉन है, सबसे ज्यादा मैस होता है अल्फा पार्टिकल का। जब उसका मैस ज्यादा होगा तो डेफिनेटली अल्फा पार्टिकल की वेवलेंथ सबसे क्या होगी, शॉर्ट होगी, और इलेक्ट्रॉन का मैस कम है तो उसकी वेवलेंथ क्या होगी, ज्यादा होगी। नेक्स्ट वन है कि व्हेन डज लाइट बिहेव एज अ वेव, व्हेन डज इट बिहेव एज अ पार्टिकल। ये पूछा गया कि कौन से एक्सपेरिमेंट ऐसे हैं जिसमें लाइट जो है वो पार्टिकल के तौर पर काम करती है और कौन से ऐसे एक्सपेरिमेंट है जिनमें लाइट जो है वो वेव के तौर पर काम करती है। चैप्टर नंबर 9 पार्ट 1 फिजिक्स में हम पढ़ चुके हैं कि हमारे पास जब इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और आपके पास इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन बर्पा होती है तो उस केस में हमारे पास ये लाइट जो है वो वेव के तौर पर काम करती है। वो कौन सा फिनोमिना है, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, जिसमें आप इंटरफेरेंस को देखते हैं, फिर डिफ्रैक्शन आप देखते हैं डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग एलिमेंट्स में, डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग्स में, और आपके पास जो रिफ्लेक्शन है इस फिनोमिना में ये लाइट एज ए वेव काम करती है, रिफ्लेक्शन में, रिफ्रैक्शन में, डिफ्रैक्शन में, इंटरफेरेंस में। जब के बात करें अगर व्हेन डज इट बिहेव एज अ पार्टिकल, तो ये पार्टिकल एक्ट करती है, कॉम्पटन फैक्ट हमने पढ़ा है, उसके बाद हमने पढ़ा है फोटोइलेक्ट्रिक फैक्ट और उसके बाद हमने पढ़ा है पेयर प्रोडक्शन। तो वो तीनों फिनोमिनाज में आपकी जो लाइट है वो पार्टिकल नीचे शो करती है। इन शॉर्ट में ये कहना चाह रहा हूँ कि जहां जहां लाइट इंटरेक्ट करेगी तो वहां वहां लाइट एज ए पार्टिकल एक्ट करेगी, जहां जहां लाइट प्रोपोगेट करेगी वहां पे लाइट क्या एक्ट करेगी, एज ए वेव एक्ट करेगी। अब ये है लास्ट क्वेश्चन, ये है कि व्हाट एडवांटेजेस ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ओवर एन ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के क्या एडवांटेजेस हैं ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप के ऊपर। वो एडवांटेज ये है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की रिजॉल्विंग पावर ज़्यादा होती है। 50 किलो वोल्ट के लिए हमने पढ़ी थी कि वो होती है 0.5 नैनोमीटर से लेकर 1 नैनोमीटर तक, और उस केस में ऑप्टिकल की होती है सिर्फ 0.2 मैक्रोमीटर में, ना कि नैनो में, 0.2 मैक्रोमीटर में। और बात की जाए हमारे यहाँ उसकी मैग्नीफाइंग पावर की तो वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मच हायर होती है एज कम्पेयर टू ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप के। तीसरी चीज़ ये है कि हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के जरिए 3D इमेज हासिल कर सकते हैं, 3 डिमेंशनल इमेज हासिल कर सकते हैं, जब आपके ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप से आप 3 डिमेंशनल इमेज हासिल नहीं कर सकते। इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है।